हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं यूरोपीय संघ के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम चीजें जो डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको क्यों बनाया गया, किन किन देशों ने बनाया, फिर आगे चल के इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई, इसका पर्पस क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी आप एक लाइन में कह सकते हो। ठीक है, ये चीज क्यों बनाई गई है, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है, सॉरी माफ कीजिएगा, यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्यों बनाया गया, ऐसे कौन से रीजन आ गए जिसकी वजह से उसको बनाना पड़ा, और किन किन देशों ने बनाया है, इसके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे देश में जो है 2 विश्व युद्ध हुए हैं। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो भी बहुत ज्यादा भयंकर था, और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है देखने को मिला। जब आपने देखा कि जब हम तो उस टाइम मौजूद नहीं थे, लेकिन जब देखा गया कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद इतना सारा नुकसान हुआ है, तो जो यूरोपीय देश थे उनके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, बहुत सारे ऐसे स्कोप थे जहां पर बहुत ज्यादा हानि हुई थी। तो अब ये यूरोप के देश थे, उनको ये समझ में आने लगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, जो हमारा इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ है उसकी हमें भरपाई करनी पड़ेगी। और इसीलिए क्या किया गया, इस उद्देश्य को, इस भरपाई को पूरा करने के लिए यूरोपीय देश जो थे, वहां के 6 ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने मिलकर इसके लिए काम करना शुरू किया। अब वो 6 राष्ट्र कौन कौन से थे, 6 देश कौन कौन से थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारा इतना सारा नुकसान हो चुका है, तो अब इसकी भरपाई कैसे की जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने की। ठीक है, तो 6 ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने इसके लिए काम करना शुरू किया। अब वो 6 कौन कौन से थे। ठीक है, पहले हमारा आ जाता है बेल्जियम। ठीक है, लिखा है कि पहला जो देश था वो बेल्जियम था, इसमें फिर इटली भी इसी में शामिल था। ठीक है, उसके बाद इसमें नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड भी शामिल था, जिन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी कि हम कैसे इस चीज से उभर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है इसमें, ठीक है, लक्समबर्ग। ठीक है, लक्समबर्ग भी एक देश जो था इसमें आया हुआ था। उसके बाद पश्चिमी जापान, ठीक है, पश्चिमी जापान आया था, और लास्ट में जो देश था, ठीक है, वो है फ्रांस। ठीक है, तो ये 6 देश थे जिन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया था। तो अब इन 6 देशों ने मिलकर क्या काम किया, इन 6 देशों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अपने बेल्जियम है, इटली है, नीदरलैंड है, ठीक है, लक्समबर्ग है, पश्चिमी जापान है और फ्रांस है। ये जो 6 देश थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने 18 अप्रैल 1951 को क्या किया। ठीक है, मैं इनको साफ कर देती हूँ क्योंकि मैं जो बताना चाह रही हूँ फिर वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 देश थे, ठीक है, इन्होंने 18 अप्रैल को क्या किया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेट आपके लिए। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को इन्होंने एक यूरोपियन कोयला, ठीक है, यूरोपियन कोयला और स्टील समुदाय का निर्माण किया। ठीक है, यूरोपियन कोयला और स्टील समुदाय, ठीक है, इन्होंने 18 अप्रैल 1951 को यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की इन्होंने स्थापना की। जो 6 देश में भी लिख के हटी हूँ, इन देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने यूरोपियन कोयला और स्टील समुदाय की स्थापना की। वो की थी 18 अप्रैल 1951 में, जिसको इन्होंने क्या किया, 1952 में, यानी कि 1 साल के बाद इसको लागू कर दिया। ठीक है, ये जो बनाया गया था समुदाय, इसको उन्होंने जो है वो 1952 में लागू कर दिया। अब ये जो समुदाय बनाया गया था, इसके कौन कौन से काम थे, क्योंकि आपने कोई समुदाय, आप भी कोई काम करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इन 6 देशों ने इतना बड़ा फैसला लिया कि 6 देश जो थे उन्होंने मिलकर यूरोपियन कोयला और स्टील समुदाय की स्थापना की। तो इसके पीछे 2 कारण थे। ठीक है, 2 कारण थे। अब पहला कारण मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 2 कारण थे इसके। पहला कारण क्या था, इसके पीछे पहला जो रीजन था, पहला जो कारण था वो ये था कि ये जो समुदाय है ये यूरोप में कोयला और स्टील की एक मंडी खोलेगा।
ये जो समुदाय है ना, ये यूरोप में ही कोयला और स्टील की एक मंडी खोलेगा। ये इसका पहला काम दे दिया गया था। और दूसरा काम क्या था? दूसरा काम ये था कि इन यूरोपीय देशों के बीच में व्यापार करने में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी बाधाएं आ रही हैं व्यापार करने में, आयात निर्यात करने में, उन बाधाओं को दूर करना है। ये दो काम जो थे, यूरोपियन जो अपना ये जो समुदाय था, ठीक है, यूरोपियन कोयला और स्टील समुदाय था, इसके ये दो काम दे दिए गए थे। और फिर आपने देखा कि धीरे धीरे करके इस जिस पर्पस के लिए इस समुदाय को बनाया गया था, ठीक है, दो काम के लिए बनाया गया था, तो बहुत ही अच्छे से इसने कवर किया उस चीज को, ठीक है। इसने कोयला और जो स्टील है उसकी जाके इसने मंडी भी खोल दी, और व्यापार के बीच में जो बाधाएं क्रिएट हो रही थी ना, तो उन बाधाओं को भी इसने हटा दिया। तो अब ये देखा गया, ठीक है, बहुत अच्छे से इसने काम कर दिया। तो अब ये जो 6 देश थे जिन्होंने इसको बनाया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम और समुदाय बनाए। जब हमने एक समुदाय बनाया और दो पर्पस रखे, उसने भी काम कर गया, तो हम ऐसा करते हैं और समुदाय बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आगे चल के जो उन्होंने जो है वो 2 और समुदाय की स्थापना की, ठीक है, क्योंकि उनको लगने लगा कि चलो ठीक है, हम और एक्सपेरिमेंट करते हैं और समुदाय को बनाते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल जो हो सकते हैं, काफी और चीजें हो सकती हैं। तो उन्होंने 2 और समुदाय की स्थापना की। पहला उन्होंने बनाया यूरोपीय परमाणु ऊर्जा, ठीक है, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा, इसको भी उन्होंने समुदाय का ही नाम दिया था, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। और दूसरा जो समुदाय उन्होंने बनाया वो बनाया यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है। ये 2 और उन्होंने समुदाय बना लिए। सॉरी, यहाँ पे परमाणु नहीं होगा, यहाँ पे आर्थिक होगा, ठीक है। पहला परमाणु ऊर्जा समुदाय बनाया था और दूसरा था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। चलिए, अब मैं आपको जब से यही चीज कह रही हूँ कि वो 6 देश थे जिन्होंने शुरुआत की थी, जिन्होंने पहला एक समुदाय बनाया जो कि सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद उन्होंने इन दोनों समुदाय को बनाया। जब इन समुदाय को बनाया तो क्या था कि ये बहुत ही अलग अलग थे, ठीक है। ये अपना अलग काम करता था और ये अपना अलग काम करता था। तो होता है बिल्कुल अलग अलग ये दिखते थे कि ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, और ये जो अलग अलग दिख रहे थे ना, ये 1967 तक, ठीक है, 1967 तक तो ये अलग अलग ही काम करते थे। ये अपना अलग काम करता था और ये अपना अलग काम करता था। ये था 1967 तक, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1991 में, ठीक है, 1991 में एक maastricht संधि हुई थी, ठीक है। 1991 में एक maastricht संधि, ठीक है, एक maastricht संधि हुई थी, जिसके तहत क्या किया गया कि ये जो 2 समुदाय हैं और जो पिछला समुदाय भी मैंने बताया था, उन तीनों को क्या किया, इस तरह से गोला, अब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह से बताने की जरूरत नहीं है। तो 1981 में एक maastricht संधि की गई थी, जिसके तहत उन्होंने ये जो तीनों समुदाय बनाए थे, एक जो पिछले बताया था और ये 2 हैं, तो इन तीनों समुदाय को उन्होंने क्या हेडिंग दी, इसका जो एक मेन बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जो बाहर का अपना है, इसको उन्होंने फिर जो है वो एंड में यूरोपीय संघ का नाम दे दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एंड में यूरोपीय संघ का नाम दे दिया। इस तरह से जो यूरोपीय संघ है ये बनकर आया। मैं थोड़ा सा ब्रीफली और आपको अच्छे से बता देती हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारा नुकसान हुआ था, इसलिए बहुत सारे जो यूरोपीय देश थे उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को यूरोपियन कोयला स्टील और समुदाय, ठीक है, स्टील समुदाय जो समुदाय है इसकी उन्होंने स्थापना की, जिसको 1952 में उन्होंने लागू कर दिया। और ये जो समुदाय था इसको 2 काम दिए गए थे। पहला काम ये था कि ये यूरोप में ही कोयला और स्टील की जो मंडी है, एक मंडी को वहां पर खोलेगा, और दूसरा है कि यूरोपीय देशों के बीच में व्यापार करने के लिए जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उन बाधाओं को भी खत्म करने का ये काम करेगा। तो जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो 6 राष्ट्र थे, 6 देश थे, उन्होंने सोचा कि हम और समुदाय बनाकर देखते हैं, क्योंकि वो भी शायद सक्सेसफुल हमारे हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बनाया, और दूसरे नंबर पर उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय
समुदाय जो था उसकी उन्होंने स्थापना की। और इसमें क्या था कि एंड में फिर 1991 में एक मास्ट्रिच संधि हुई थी, जिसके बाद उन्होंने जो तीनों समुदाय थे, ठीक है, उनको उन्होंने यूरोपीय संघ का नाम दे दिया। अब ये जो यूरोपीय संघ बनाया गया था, इसका ये काम था कि यूरोप के जो देश हैं उनमें संयुक्त संधि जो संयुक्त मंडी होती है उनकी स्थापना करनी है, और उसके बाद क्या करना है कि पूरे यूरोप के जो देश हैं उनके बीच में राजनीतिक एकता को भी कायम करना इनका ये पर्पस हो गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं, या फिर यूरोपीय संघ जो है वो किस तरह से बना, आप इस तरह से भी चीजों को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यूरोपीय संघ है इसके पर्पस क्या है, क्यों इसको बनाया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से पर्पसेस हैं। ठीक है, हम उसकी जो है वो पर बात करते हैं। चलिए हम इसके पर्पसेस की बात करते हैं कि जो यूरोपीय संघ है इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, यानी इसको क्यों बनाया गया था। रीजन तो होता है हर चीज का करने का, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरे 6 रीजन है जो है, और बुक में बहुत सारे आपको रीजन मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन होता है ना, ठीक है, उसी को पढ़ाना जो है ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो ये था यूरोप के सभी देशों, यूरोप के सभी लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। क्योंकि जब व्यापार करना आसान हो जाएगा, जब व्यापार की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, तो लोगों को अच्छा चीजें मिलेगी, खाने पीने की चीजें हो, पहनने ओढ़ने की चीजें हो, जो भी चीजें होती हैं दूसरे देशों की सस्ते मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगी चीजों को खरीदने के लिए, एक दुकान से दूसरी दुकान पे, तीसरी दुकान पे। तो ये चीजें क्या है कि यूरोपीय संघ का जो मेन पर्पस था वो ये था कि यूरोप के जो लोग हैं उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है, बेहतर बनाना है, बहुत ही बढ़िया बनाना है। फिर है रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करने हैं, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट से दूर करके उनको एम्प्लॉयमेंट की ओर लेके जाना है, उनको रोजगार देना है ताकि वो खुद कमा के अपने जीवन को अच्छा बना सके। ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया की आप बात करोगे फिलहाल में, ठीक है, कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों के पास जॉब नहीं है। तो इनका मेन पर्पस ये था कि लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी उनके पास क्वालिटी है, जो भी उनके अंदर कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उनको रोजगार देना है। ठीक है, फिर है विदेशी पर्यटन को उत्साहित करना, यानी कि विदेशी लोग हमारे देश में घूमने फिरने के लिए आए, इसके अभी उन्होंने पूरा प्रबंध किया। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में अभी बहुत सारे, जैसे राम मंदिर बन रहा है, अटल बिहारी जी का बहुत बड़ी प्रतिमा जो बनाई गई है, वो एक तो उनके सम्मान में भी है, दूसरा इसका पर्पस ये भी है कि जब ये बहुत बड़े स्तर पर चीजें बनेंगी तो विदेशी भी दूसरे देशों से जो लोग हैं वहां पर घूमने के लिए आएंगे, जिससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा हमको मिलेगी, हमारे पैसे की जो चीजें हैं, संबद्ध चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे इंडिया को भी जाना जाएगा कि हाँ जी इंडिया में है राम मंदिर, हाँ जी इंडिया में ये चीज है, इंडिया में ताजमहल है, लोग फिर इंडिया में जो है आते हैं, इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में जानते हैं। वैसे ही यूरोपीय संघ का भी पर्पस ये था कि विदेशी हमारे देश में आए और घूमे, हमारे यूरोपीय देश के बारे में जाने, जो भी वहाँ का कल्चर, जो भी चीजें, इनका मेन पर्पस ये भी था। फिर है सदस्य देशों के लिए संयुक्त मजदूर कानून बनाना। सदस्य देश का मतलब है कि जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र में, जितने भी देश यूरोपीय संघ में शामिल थे, सभी के लिए बोला कि हम क्या करेंगे, एक संयुक्त मजदूर कानून बनाएंगे, यानी कि इकट्ठा एक मजदूर कानून बनाएंगे जो कि सभी देशों में लागू होगा। इसमें भी लागू होगा यही, इसमें भी लागू होगा, इसमें भी यही लागू होगा, इसमें भी यही लागू होगा, ये इन्होंने बोला। फिर है संयुक्त सहभागिता की व्यवस्था करना, यानी सहभागिता, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना लेके आनी है कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो दूसरा देश मुझे दे देगा। कोई भी चीज चाहिए होगी, चाहे हथियार हो, कोई भी चीज हो, अनाज हो, ठीक है, कमी तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो दवाई हमने विदेशियों से मंगाई है, कोई विदेशी हमारे भारत से खरीद रहा है, तो यूरोपीय देशों के बीच में सहभागिता होनी चाहिए। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है देश को, तो वो एक दूसरे देश की हेल्प कर सकता है। फिर है एक आर्थिक और वित्तीय संघ स्थापित करना है, यानी कि एक आर्थिक संघ और वित्तीय संघ स्थापित करना है, ताकि अगर किसी को कोई कर्ज देना हो या कोई महामारी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो दूसरे देश को हम हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये कुछ पर्पस थे जिनको मैंने बहुत बेहतरीन से एक्सप्लेन भी किया है, सिर्फ एक लाइन मत समझिएगा, ये पॉइंट है जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, तो ये आपके जो पर्पस है यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट चीज बात करेंगे वो है कि यूरोपीय संघ का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 6 देशों ने इसको बनाया और सिर्फ इसमें 6 देश ही रह गए हैं, मतलब और इसमें कोई देश शामिल ही नहीं हुआ, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बस ये अपने छोटे से स्तर पर रह गया, ऐसा नहीं था। जो यूरोपीय संघ है उसमें काफी ज्यादा सुधार हुए, और भी कई सारे देश थे जो धीरे धीरे करके इसमें ऐड होते चले गए। चलिए इनके बारे में बात करते हैं।
चलिए हम बात करते हैं कि जो यूरोपीय संघ है इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हमारे जो 6 देश थे, जो 6 राष्ट्र थे जिन्होंने यूरोपीय संघ को बनाया, वो सिर्फ वहीं तक थोड़ी सीमित रह गया। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि यूरोपीय संघ बढ़ने लगा। बढ़ने क्यों लगा? क्योंकि धीरे धीरे करके और भी यूरोप के, स्पेशली यूरोप के जो देश थे वो इसमें शामिल होने लगे। जो यूरोपीय संघ बनाया था ना, इसमें धीरे धीरे करके वो शामिल होने लगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ कि 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये 3 देश और थे जो कि यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। उसके बाद 1981 में ग्रीस भी शामिल हो गया यूरोपीय संघ में। 1986 में स्पेन और जो पुर्तगाल है, ये 2 देश भी और वहां पे शामिल हो गए। और 1995 में ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन, ये देश भी शामिल हो गए। अब आप देखो कि जो 6 देश थे, ठीक है, जो 6 देश थे उन्होंने इसको मिलाया, बाद में ये देश भी आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी आगे चल के और ये वाले देश आ गए। तो क्या हुआ, इनकी जो संख्या थी वो, ठीक है, इनको हम प्लस कर देंगे तो ये अपने कितने हो जाएंगे। चलिए 6 और 9 की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, कोई आ गया था तो हम इसकी बात करते हैं कि ये देश, देखो मैंने बोला था कि जो 6 थे इन्होंने तो मिलकर यूरोपीय संघ को बनाया था, लेकिन बाद में ये जो है ये भी आके मिल गए। ये कितने थे अपने? 9 थे, और ये कितने हो गए? 6। अब इनको प्लस करेंगे तो कितने हो गए? इनके जो सदस्य थे इनकी संख्या पूरी 15 हो गई। ठीक है, यानी कि मैंने यही बता रही हूँ कि जो यूरोपीय संघ है ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगा था। तो पहले क्या थे? सिर्फ 6 थे जिन्होंने इसको बनाया था, लेकिन बाद में 9 और ऐड हो गए, जिससे क्या हुआ कि देशों की जो संख्या थी यूरोपीय संघ की वो 15 हो गई हमारी। फिर क्या हुआ कि बाद में जो सोवियत संघ था, क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारा जो पूरी दुनिया थी उस पर 2 शक्तियां राज किया करती थी। एक सोवियत संघ था, दूसरे अपना पश्चिमी संघ था जो कि अमेरिका जो है उसको चलाता था, और दूसरे इसमें सोवियत संघ को सोवियत जो देश थे वो चलाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि 1991 में, आपको पता है कि 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ ना टूट गया। उसमें जितने भी देश थे वो धीरे धीरे करके बिखरने लगे, सब अलग होने लगे। क्यों? क्योंकि आपस में जो देश थे ना, जैसे सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे उन्हीं में फूट पड़ गई, होता ना गृह युद्ध हो जाना, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके अंदर हो चुकी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गया। अब वहां से क्या हुआ, उसमें पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो भी सोवियत संघ में शामिल थे। अब जब सोवियत संघ टूट गया, संघ ही पूरी तरह से टूट गया, तो क्या हुआ, पूर्वी यूरोप के 10 देश और ऐसे थे जो कि इसमें आके शामिल हो गए। आफ्टर, किसके बाद? सोवियत संघ जो था उसके टूटने के बाद जो पूर्वी यूरोप के 10 और देश थे जो कि इसमें आके शामिल हो गए। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? अब इनकी संख्या हो गई 25। यानी देखो कितनी प्रोग्रेस हो रही है। पहले सिर्फ 6 थे, फिर 9 और बढ़े तो जो है प्लस हो गए, अपने 15 हो गए। फिर क्या हुआ, 10 और इसमें आ गए, और फिर क्या हुआ, इनकी संख्या पूरी 25 हो गई। अब इसमें प्रोग्रेस हो रही है। फिर क्या हुआ कि 1 जनवरी 2007 की बात करें तो 1 जनवरी 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया, ये 2 देश और ऐसे थे जो कि यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। तो अब देखो 25 में आप प्लस और 2 कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 27। ठीक है, यानी धीरे धीरे करके आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर पूरे 27 देश हैं जो कि यूरोपीय संघ के सदस्य बने हुए हैं। और यूरोपीय संघ के और सदस्य जो हैं उनके बढ़ने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि इसका सदस्य बनने के लिए तैयार बैठे हैं। बस यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य हैं वो उनको बोल दे कि चलो ठीक है तुम शामिल हो सकते हो, तो इसमें सदस्यों की जो संख्या वो लगातार बहुत ही पूरी तरह से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है इसका कंटिन्यू, इसका प्रोग्रेस जो है वो देखी गई थी। अब इसमें एक चीज और आपको बता देना चाहती हूँ, ये बल्ब पता नहीं क्यों ऐसे फुसफुस कर रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें कि अब बात करते हैं कि जो यूरोपीय संघ है, अगर हमको तो पता चल गया कि ये जो देश है इसमें शामिल हो गए थे, अब इसमें थोड़ा बैक में जाते हैं। बैक में क्या जाएंगे कि जब 6 जो राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया है ना, हमने बता दिया। लेकिन अब ऐसा तो था नहीं ना, ऐसा तो था नहीं कि 6 ही राष्ट्र उसमें रहेंगे, और भी देश शामिल हो सकते हैं, जैसे कि ये लोग जो है वहां पर बन के आए थे। तो जो यूरोपीय संघ था उन्होंने 3 शर्तें बताई थी कि अगर ये 3 चीजें किसी भी देश में, अगर ये 3 चीजें मौजूद हैं, ठीक है, तो हम उस देश को सोवियत संघ में शामिल कर लेंगे। अब वो 3 शर्तें थी, 3 चीजें कह लो, 3 शर्तें कह लो, वो 3 शर्तें थी, अगर किसी भी देश में मिल जाती हैं तो हम उसको यूरोपीय संघ में शामिल कर लेंगे। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कि वो स्टेबल डेमोक्रेटिक प्रणाली उसमें होनी चाहिए।
यानी कि स्थायी लोकतांत्रिक प्रणाली जिस भी देश में होगी उसको हम यूरोपीय संघ में शामिल कर लेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि मानव अधिकार की सम्मान करता हो, यानी कि जितने भी अपने ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो सम्मान करता हो। ठीक है, ये दो उसके फीचर दो उसकी शर्तें आ जाती हैं। अब तीसरी शर्त की बात करते हैं। तीसरी शर्त जो थी वो ये थी कि वो मंडी अर्थव्यवस्था को बनाता हो। जो मंडी अर्थव्यवस्था है ना उसको उसने अपनाया हुआ हो तो हम उसको शामिल कर लेंगे। यानी कि उन्होंने 3 शर्तें रखी थी, अगर कोई भी देश इन तीनों शर्तों को फॉलो करता है तो वो भी आराम से यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है। और इन 6 देशों को छोड़कर बाकी जितने भी देश या सब बने हैं इन सभी में वो तीनों की तीनों शर्तें शामिल थी। इन्होंने इन तीनों शर्तों को जो है मान लिया था, जिसके बाद उनको जो है इसमें ऐड करते गए और आज प्रेजेंट टाइम में 27 ऐसे देश हैं जो कि यूरोपीय संघ में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि पूरे सदस्यों की संख्या की बात करें तो 27 है और आगे भी इसके सदस्य बढ़ जाएंगे। इसकी संभावना बहुत अच्छी वाली है, पूरी पक्की भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो यूरोपीय संघ है उसका आधारात्मक ढांचा क्या है। ठीक है, जैसे कि जो यूरोपीय संघ है उसकी कौन कौन से मंत्री परिषद है, कौन सा उसको आयोग है, कितने सदस्य इसमें शामिल है, क्या क्या और चीजें रखी गई हैं, ये सब चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपको बनाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ इतना शुरुआत करनी थी कि आप समझ लो थोड़ा सा ब्रीफली कि यूरोपियन संघ होता क्या है, यूरोपीय संघ है क्या, क्यों बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, कौन से पर्पस थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एक वीडियो में समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं इसमें सेकंड पार्ट में ही इसका दूसरा जो पार्ट है उसको मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।